हेलो दोस्तों, मैं हूं नाइन एक्शन में और मैं लेकर आया हूं पाको लव परमेंट का पार्ट 3। तो थैंक यू दोस्तों, इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं हुए हैं। तो क्या कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कमेंट। मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगता है आप लोग का पढ़ के, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि स्टोरी कैसी लगी। और बिना ज़्यादा बकवास किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और जिसने इसका प्रीवियस पार्ट ना देखा वो जाकर देख ले, तो आपको स्टोरी समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सुमेरे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुमेरे और उसकी रोबोट बातें कर रहे थे। तो उसकी रोबोट बोलती है कि सुमेरे, आज तुम्हारा इम्पोर्टेंट कॉन्सर्ट है, तो तुम्हें आज कॉन्सर्ट में जाना होगा। तो सुमेरे कहती है, नहीं रोबोट, आज तुम चले जाओ कॉन्सर्ट में और मुझे आज बर्डमैन से जाना है मिलने। इसकी रोबोट और कुछ बोलती तो सुमेरे कहती है, देखो रोबोट, मैं कुछ और सुनना और समझना नहीं चाहती और मुझे बर्डमैन से आज मिलने जाना है। तो वो बैच उसकी रोबोट कुछ बोलती नहीं है। फिर वो पायन और बूबी के पास कॉल लगाती है परमेंट बैच से। तो कॉल लगता है तो बोलती है, हेलो पायन, बूबी, तुम लोग कहाँ पे हो और तुम लोग जल्दी से मीटिंग स्पॉट पे आ जाओ। तो वो लोग कहते हैं, हाँ पाको, बस हम लोग निकल रहे हैं। तो उसके बाद पाको भी अपना परमानेंट सेट पहन लेती है, यानी सुमेरी भी अपना परमानेंट सेट पहन लेती है। अब हम उसे पाको बुलाएंगे क्योंकि उसने अपना परमानेंट सेट पहन लिया है। तो पाको अब अपना परमानेंट सेट पहन के निकल जाती है मीटिंग स्पॉट पे। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तीनों परमानेंट होते हैं साथ में। तो पायन बोलता है कि पाको, पहले हम एक बार परमानेंट के बैच पे कॉल लगा लेते हैं, देखे वो उठाता है या नहीं। तो पाको कहते हैं, ठीक है पायन। तो पायन परमानेंट के बैच पे कॉल लगाता है, तो अभी भी मतलब परमानेंट का बैच बंद बताता है। तो फिर पायन बोलता है कि पाको, परमानेंट का बैच पिकअप नहीं हो रहा है, तो हमें बर्डमैन को ही कॉल करना पड़ेगा। तो पाको कहती है, हाँ पायन। तो पाको फिर बर्डमैन के पास कॉल लगाती है। तो बर्डमैन कॉल उठाते हैं तो बोलते हैं, हेलो। तो पाको बोलते हैं, मैं परमानेंट नंबर 3 बोल रही हूँ पाको। तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ पाको बोलो। तो कहती है कि बर्डमैन, क्या आप परमानेंट मीटिंग स्पॉट पे आ सकते हैं। तो बर्डमैन बोलते हैं कि कोई अर्जेंट मीटिंग है क्या, आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। तो पाको बताते हैं कि परमैन अपने घर पे भी नहीं है और वो उसका बैच बंद बता रहा है। तो बर्डमैन कहते हैं, अच्छा रुको, मैं अभी मीटिंग स्पॉट पे आता हूँ। और ऐसा कह के वो कॉल कट कर देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्डमैन, पायन, बूबी और पाको होते हैं। तो फिर बर्डमैन बोलते हैं कि बोलो बच्चों, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो पाको बोलती है कि बर्डमैन, परमैन 4 दिन से अपने घर पे नहीं है और उसका बैच भी नहीं लग रहा है। तो बर्डमैन बोलते हैं, अच्छा। तो फिर पायन बोलता है कि बर्डमैन, क्या आप हैरान नहीं हुए। तो बर्डमैन बोलते हैं, हैरान किस बात की हैरानी पायन। तो पायन बोलता है कि परमैन 4 दिन से गायब है और आपको फिक्र नहीं हो रही है। तो बर्डमैन बोलते हैं, मुझे नहीं फिक्र हो रही है। तो पाको बोलती है कि बर्डमैन प्लीज़ आप परमैन का ढूंढिए ना कि परमैन कहाँ है। तो बर्डमैन बोलते हैं, सॉरी पाको, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पाको बोलते हैं, क्यों बर्डमैन, क्यों नहीं आप कर सकते। तो बूबी विकी बोल के भी ऐसा पूछता है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि मैं उसके बैच को ट्रेस नहीं कर सकता। तो सब लोग सुन के शौक हो जाते हैं, कहते क्यों बर्डमैन, आप तो जानते हैं परमैन के बैच को आप तो आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो फिर बर्डमैन अपने डिस्क से परमैन का बैच निकाल के दिखाते हैं। तो सभी लोग ये देख के शौक हो जाते हैं। तो पाको पूछती है कि बर्डमैन, आपके पास परमैन का बैच क्या कर रहा है। तो फिर बर्डमैन बोलते हैं कि ये बैच परमैन ने मुझे दिया है। तो सब लोग ये सुन के और हैरान हो जाते हैं कि परमैन ने अपना बैच बर्डमैन को क्यों दिया है।
तो बर्डमैन बोलते हैं और सॉरी मैंने तुम्हें बताना भूल गया था कि परमैन अभी 1 महीने तक परमैन ड्यूटी नहीं आएगा। तो सब मतलब शौक पे शौक वो होते जा रहे थे। तो बर्डमैन से पाक को पूछते हैं क्यों परमैन क्यों नहीं एक मतलब परमैन ड्यूटी पे आएगा और वो आखिर गया कहाँ पे है। तो बर्डमैन बोलते हैं देखो पाको, तुम ये सब ना पूछो तो ही बेहतर होगा और मुझे नहीं पता परमैन कहाँ है। तो तुम लोग उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करो और तुम लोग अपना परमैन ड्यूटी सही करो। फिर बर्डमैन ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। तो पाको अब उदास हो जाती है, अब वो रोने लगती है कि परमैन आखिर गया क्या, बर्डमैन ने मुझे झूठ तो नहीं ना बोला। तो फिर पयान बोलता कि देखो पाको, हमें परमैन ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए और तुम परमैन की चिंता छोड़ दो। बर्डमैन ने बोला इतना कि परमैन 1 महीने बाद आ ही जाएगा, तो तुम्हें परमैन की चिंता नहीं करना चाहिए और तुम्हारी गलती है, तुमने परमैन को बुरा भला बोला है। अब पाको को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। पाको की आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं और वो वहाँ से उड़ के अपने घर की तरफ चली जाती है। हमें सीन कट होके सुमेरे के घर का सीन दिखाया जाता है। सुमेरे यानी पाको रोते रोते अपने घर जाती है और बेड पे बैठ के रोने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ही पाको की रोबोट भी आ जाती है, क्योंकि उसका तो कॉन्सेप्ट था तो सुमेरे गई नहीं थी और उसकी रोबोट आ जाती है। तो वो देखती है कि सुमेरे बहुत ज़्यादा रो रही है। तो वो पूछती है क्या हुआ सुमेरे, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन सुमेरे तो कुछ बोल नहीं रही थी। तो सुमेरे की रोबोट कहती है कि बोलो बर्डमैन ने क्या बोला सुमेरे, तुम जवाब दो, बोलो। लेकिन सुमेरे तो मतलब बोल ही नहीं रही थी। तो रोबोट क्या करती है, सुमेरे से हेड टू हेड ट्रांसमिशन कर लेती है और उसे सारी बात पता चल जाती है कि आखिर क्या बात हुआ है बर्डमैन के साथ। तो सुमेरे की रोबोट होती है कि शांत हो जाओ सुमेरे, और रोने से कुछ होने वाला नहीं है और बर्डमैन ने कहा है कि परमैन 1 महीने बाद आ जाएगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोबोट की बात सुनकर सुमेरे कहती है क्या 1 महीने, तुम्हें पता है कि परमैन 4 दिन से पता नहीं कहाँ है और किस हालत में है। और तो रोबोट बोलती है हाँ मुझे पता है तुम्हें कैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग भी मेरी फीलिंग है और तुम चिंता मत करो, परमैन 1 महीने बाद आ ही जाएगा। तो सुमेरे कहती है कि नहीं, मैं परमैन को ढूंढूंगी कि परमैन आखिर गया कहाँ। मैं 1 महीने तक वेट नहीं कर सकती और ये सब मेरी गलती है। मैं उसे अगर बुरा भला ना बोलती तो वो नहीं जाता। तो उसकी रोबोट भी नहीं कुछ बोलती, उसकी रोबोट पाको की हालत समझ सकती थी। तो ऐसे ही आज का दिन बीत जाता और कल सुमेरे यानी पाको पूरे टोक्यो में परमैन को ढूंढती है, लेकिन परमैन का तो टोक्यो में नामो निशान नहीं मिल रहा था। पाको की हालत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। वो ना खाती थी ना चैन से बैठती थी, उसे सिर्फ परमैन की याद आती थी। आखिर परमैन गया कहाँ। फिर हमें सीन कट होके टोक्यो से बहुत दूर एक विलेज का सीन दिखाया जाता है। वो विलेज देखने में बहुत खूबसूरत होता है, चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही थी। उसी विलेज में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक ओल्ड लेडी होती हैं। तो उन ओल्ड लेडी से एक लड़का बोलता है अरे ग्रैंडमा, आपने मुझे बोला था ये मैंने काम कर दिया होता। तो वो लेडी यानी ग्रैंडमा बोलती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। तो मुझे पता है आप सब लोग गेस कर लिया होगा कि वो कौन है। हाँ, वो मिस्सो ही होता है। मिस्सो अपने ग्रैंडमा के पास चला गया होता है। तो मिस्सो की ग्रैंडमा और मिस्सो बातें कर रहे थे। तो मिस्सो की ग्रैंडमा बोलती हैं कि मिस्सो बेटा, तुमने तो अचानक से आया, मुझे बताया भी नहीं। तो मिस्सो बोलता हाँ ग्रैंडमा, मुझे आपसे मिलने का मन था इसलिए मैं चला आया। तो वो कहती है तो तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं। तो मिस्सो कहता है वो ठीक है। तुम्हारी मॉम तुम्हें ज़्यादा डांटती तो नहीं है। फिर मिस्सो कहता है मॉम,
पता है ग्रैंड माँ, मुझे मॉम इतना ज़्यादा डांटती है, मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं, हर वक्त मुझे हमेशा डांटती हैं। स्कूल से आता हूँ तब डांटती हैं, कुछ काम गड़बड़ हो जाता है तब डांटती हैं। ऐसा मिशो अपनी मॉम को बारे में ऐसा बोला था। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती अच्छा ऐसा क्या, ठीक है तुम घर जाना तो मुझे उससे बात कराना। तो मिशो कहता हाँ ग्रैंड माँ मैं आपसे ज़रूर बात कराऊँगा, और मेरा कुछ तबीयत भी नहीं ठीक था इसलिए मैं आपके पास चला आया आपसे मिलने के लिए, और मुझे यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। तो उसकी दादी माँ उसे मतलब गले लगा लेती हैं। फिर मिशो की ग्रैंड माँ कहते हैं मिशो बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो मिशो कहता हाँ ग्रैंड माँ, और थोड़ा रोने लगता है। तो उसकी ग्रैंड माँ मतलब समझ जाती कुछ तो बात है, पर मिशो अभी कुछ बताना नहीं चाहता ग्रैंड माँ। तो मिशो की मतलब ग्रैंड माँ भी कुछ पूछती नहीं है। वो इस बात पे इतना खुश थी कि मिशो उसे इतने दिनों बाद मिलने आया है, क्योंकि मिशो बहुत दिन बाद अपने ग्रैंड माँ के पास गया होता है, क्योंकि उसके डैड के काम की वजह से वो जब टोक्यो में शिफ्ट हो गया था। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ भी बहुत खुश होती हैं, और फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। और दूसरी तरफ सुमिरे का तो मतलब हालत ख़राब हो गया था। परमन को ढूंढते ढूंढते उसे ना परमन कहीं नहीं मिल रहा था, ना ही उसे खाने पीने का मन करता था, ना ही उसे कॉन्सर्ट में मन लगता था। उसकी रोबोट उसे मना करते कि परमन को ना ढूंढे, परमन आ जाएगा, लेकिन सुमिरे तो मानने वाली थी नहीं। और वो एक दिन का सीन मतलब फिर सुमिरे नॉर्थ की साइड जाती है पाको, तो वहाँ पे एक लड़की दिखती है, मतलब जाती है तो एक लड़की दिखती है। तो सोचती है कि मुझे इस लड़की से परमन के बारे में पूछना चाहिए, और वो उस लड़की के पास जाती है। तो वो लड़की देखती है कि अरे परमन नंबर 3 पाको, और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वो लड़की कहती है कि क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। तो पाको बोलती है हाँ मिल सकता है, पर क्या तुमने परमन को इधर से कहीं जाते हुए देखा है। तो वो लड़की बोलती है परमन नंबर 1, हाँ मैंने देखा है, वो उड़ते हुए इधर नॉर्थ की साइड जा रहा था बहुत तेज़ी से। तो पाको ये बात सुन के थोड़ी खुश हो जाती है कि परमन को थोड़ी सी तो आशा मिली मतलब परमन को ढूंढने की। और वो लड़की कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो लड़की बोलती है थैंक यू, कोई बात नहीं, और वो उसे अपना ऑटोग्राफ दे के नॉर्थ की साइड निकल जाती है। धूप बहुत तेज़ थी, समर सीजन चल रहा था, और पाको लगातार उड़े जा रही थी, सिर्फ परमन को ढूंढे जा रही थी बिना कुछ खाए पिए। और वो ऐसे उड़ते उड़ते बहुत दूर चली जाती है। वो उसी विलेज में आ जाती है जहाँ पे परमन होता है, यानी मिशो। पाको बहुत ज़्यादा थक गई थी, और ना उसने खाया पिया होता है, तो थोड़ा मतलब टायर्ड फील करने लगती है। तो वो जाते जाते मतलब बेहोश भी हो जाती है रास्ते में। मतलब एक घर होता है, घर के पास बैकयार्ड होता है, घर में बैकयार्ड होता है ना, तो उस बैकयार्ड में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वहाँ जाके बैठ जाती है और थोड़ी मतलब बेहोश हो जाती है। और वो बैकयार्ड यानी वो घर किसी और का नहीं, मिशो के ग्रैंड माँ का ही घर होता है। तो थोड़ी देर बाद ही मिशो की ग्रैंड माँ बाहर आती है, मतलब बैकयार्ड में आती है। तो वो देखती है कि एक मास्क पहनने वाली लड़की पेड़ के नीचे बैठी है, और शायद तो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि ये बेहोश हो गई है। तो वो उसे मतलब कंधे के सहारे थोड़ा सा उठाती है और उसे मतलब अंदर ले जाती है। मिशो अभी मतलब घर पे नहीं था, वो मतलब बाहर गया होता है घूमने के लिए एक लड़की के साथ। हाँ, वो लड़की मिशो की ग्रैंड माँ, अब मैं मिशो की ग्रैंड माँ ऐसे नहीं बोलूँगा, सिर्फ डायरेक्ट ग्रैंड माँ बोलूँगा। तो ग्रैंड माँ के पड़ोस में एक लड़की रहती है, मतलब एक फैमिली रहती है, उस पड़ोस में एक फैमिली रहती है और एक लड़की भी उसी फैमिली में रहती है जिसका नाम सोरा होता है। तो वो ग्रैंड माँ सोरा को बुला देती हैं और कहती हैं कि मिशो को घुमाने के लिए। वो लड़की मिशो की एज की होती है, तो वो कहती है ठीक है ग्रैंड माँ, मैं घुमा दूँगी। और वो मिशो से हाय मतलब हेलो बोलती है, और मिशो भी उसे हाय बोलता है। और
ऐसे मतलब दोनों आपस में बात करते हैं। तो मिसो कहता है ठीक है मैं ग्रैंडमा तो मैं जा रहा हूँ और हम शाम तक आ जाएंगे। तो उसकी ग्रैंडमा कहते हैं ठीक है बेटा, और वो दोनों चले जाते हैं। तो फिर हमें सीन अब का दिखाया जाता है। ग्रैंडमा पाको को मतलब लेटा देती है और उसको थोड़ा सा पानी छिड़क देती है और वो इंतज़ार करने लगती है कि मतलब उठने का इंतज़ार करती हैं। तो थोड़ी देर बाद पाको उठ जाती है और शाम हो गया होता है। तो पाको उठती है और वो देखती है कि उसके सामने मतलब ओल्ड लेडी है। तो वो कहती है कि मैं कहाँ पे हूँ, और वो ग्रैंडमा बोलती हैं कि तुम बेहोश हो गई थी और तुम मेरे बैकयार्ड में मतलब पेड़ के पास थी तो मैं तुम्हें अंदर ले आई। तो वो कहती है क्या मैं बेहोश हो गई थी? तो ग्रैंडमा बोलती है हाँ तुम बेहोश हो गई थी, वैसे तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो, क्या तुमने कुछ खाया पिया नहीं है? तो पाको बोलती है नहीं ग्रैंडमा, यानी वो भी ग्रैंडमा बोलती है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ठीक है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और वो चली जाती है खाने के लिए कुछ लाने के लिए। थोड़ी देर बाद भी मिस्सो भी आ जाता है। तो आज के पार्ट में इतना ही रखते हैं। अगर आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्या होगा जब मिसो पाको से मिलेगा, तो ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए सायोनारा।